हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व का टॉपिक हमारा इन्फ्लेशन के साथ एसोसिएटेड है। आई होप आप लोगों ने इन्फ्लेशन के ऊपर दोनों क्लासेस देखी हैं। अगर अभी तक आपने वो क्लासेस नहीं देखी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर वो दोनों क्लासेस देखिए। और साथ ही फिलिप्स कर्व के ऊपर जो हम नोट्स शेयर करेंगे क्लास के अंदर, जो भी मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखूंगी, वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। तो अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप जाकर ज्वाइन करिए, और साथ ही वो लिंक में मैं आपके साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगी, तो आप वहां जाकर भी उस लिंक का एक्सेस ले सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, दैट इज द फिलिप्स कर्व। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। स्टार्ट करते हैं। जब हम फिलिप्स कर्व के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कर्व हमें किसने दी? ये कर्व हमें दी ए डब्ल्यू फिलिप्स ने। ए डब्ल्यू फिलिप्स ने 1958 के अंदर एक कर्व दी जो हमें क्या बताती थी? जो हमें इनवर्स रिलेशनशिप बताती थी। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन rate of unemployment, inverse relationship between rate of unemployment and rate of inflation। तो ये जो एक कर्व थी जो हमें इनवर्स रिलेशनशिप बताती है बिटवीन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, दिस इज नोन एज बेसिकली फिलिप्स कर्व। अब यहाँ पे कौन सा आर्टिकल है उसका नाम भी मैं अभी आपको बता देती हूँ, याद रखना, स्पेशली जब आप लोग सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो ऐसे आर्टिकल्स आप लोग मेंशन कर सकते हैं कि वहां पे आर्टिकल का नाम क्या है? रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ चेंज इन मनी वेजेस इन द यूनाइटेड किंगडम। और पीरियड कब से कब तक था? 1861 से 1957। ये आर्टिकल है ए डब्ल्यू फिलिप्स का, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, इन दोनों के बीच में क्या रहता है? इनवर्स रिलेशनशिप। जब हम बोल रहे हैं इनवर्स रिलेशन रहता है, इसका मतलब क्या है? अगर आपका अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे क्या होगा? इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन क्या होगी? फॉल करेगी। ठीक है। या अगर हम इसका उल्टा देखें, अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्या करेगा? फॉल करेगा, तो इन्फ्लेशन क्या करेगी? राइज करेगी। ये रिलेशनशिप है बेसिकली। अब यहाँ पे जब हम इस रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं? आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब मैंने कल की क्लास ली थी आपके साथ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इन्फ्लेशन वाली, तो उसमें जब हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन देख रहे थे, तो मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी, मॉडरेट रेंज के अंदर जब हमारा इन्फ्लेशन मॉडरेट रेंज के अंदर होता था, तो उस समय क्या हो रहा था? उस समय इकोनॉमीज के अंदर आउटपुट जो था वो ग्रो कर रहा था। आप लोगों को याद है, शॉर्ट टर्म में हम बात करते थे, तो आउटपुट क्या हो रहा था? इंक्रीज कर रहा था। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है, यहीं से हमारा फिलिप्स का जो है वो डेवलप हुआ। ये जो कॉन्सेप्ट था जो हमने कल की क्लास में देखा था, वो हमें क्या बोल रहा था कि मॉडरेट रेंज में इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन मॉडरेट रेंज में होता था तो आउटपुट ग्रो करता था। ठीक है। आप मॉडरेट रेंज को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है फिलिप्स कर्व का, लेटर ऑन क्रिटिसाइज भी हुआ। अब अगर हम इसको इस तरीके से बोलें कि इन्फ्लेशन अगर इकोनॉमी में है, तो इन्फ्लेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो आउटपुट बढ़ रहा है। अगर आपका आउटपुट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ, इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट इज ग्रोइंग। जब मैंने बोला इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट इज ग्रोइंग, इसका मतलब मैं यही बोल रही हूँ अनएम्प्लॉयमेंट इज फॉलिंग। तो अगर आप वापिस से आइए इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच, तो ये जो इन्फ्लेशन राइज हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट फॉल हुआ, तो हम लोगों ने जो कल की क्लास में पढ़ा था उसी का तो रिजल्ट हमें देखने को मिला, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में रिलेशन। बेसिकली ये रिलेशन उन्होंने लिया और इस रिलेशन को इन्होंने बोला कि दिस इज फिलिप्स कर्व। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि फिलिप्स कर्व क्या है? एक इनवर्स रिलेशनशिप बता रहा है
रेट ऑफ इन्फ्लेशन और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में। अब जब हम इसको दिखाते हैं, हम कैसे दिखाते हैं, वाई एक्सिस पे हम लेंगे रेट ऑफ इन्फ्लेशन और एक्स एक्सिस पे हम लेंगे रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे हम लोग क्या दिखाएंगे, ए इनवर्स रिलेशनशिप, मतलब एक डाउनवर्ड स्लोपिंग हमारी कर्व आएगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज फिलिप्स कर्व। ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या बोला, फिलिप्स कर्व। अब यहाँ पे जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन होगा, रेट ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, कितना प्राइस लेवल में चेंज आ रहा है बट इन परसेंटेज टर्म। ठीक है, तो इसीलिए ब्रैकेट में आपको दिखाई देगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस लेवल। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कितने परसेंट लेबर फोर्स को जॉब्स नहीं मिल रही, परसेंट ऑफ लेबर फोर्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, तो इस तरीके से हमने कर्व बनाई जिसको हम लोगों ने बोला इट इज फिलिप्स कर्व। और याद रखना हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, अगर हम यहाँ पे देखें इस रिलेशनशिप को, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कि थ्रू आउट दिस कर्व एक इनवर्स रिलेशनशिप ही है। चाहे मैं अगर पॉइंट ए के बारे में बात करूं, ए पॉइंट में मुझे क्या देखने को मिला कि मेरा इन्फ्लेशन हाई है बट अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, लो है। लेकिन अगर मैं पॉइंट बी के बारे में बात कर रही हूँ, वहां पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है, मेरा अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई लेकिन इन्फ्लेशन इज लो, यही देखने को मिल रहा है। तो थ्रू आउट द कर्व मुझे क्या देखने को मिल रहा है, मुझे एक इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके की जो कर्व होती है जहां पे हमें डायरेक्ट ट्रेड ऑफ देखने को मिल रहा है बिटवीन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब अगर एक बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है, थ्रू आउट हमें यही देखने को मिल रहा है, तो इस फिलिप्स कर्व को हम बोलते हैं स्टेबल फिलिप्स कर्व, स्टेबल फिलिप्स कर्व। क्योंकि जब हम 1970s के बारे में बात करते हैं तो वहां पे हमें एक फिनोमिना दिखा जो हम लोगों ने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था, दैट इज नोन एज स्टैगफ्लेशन, दैट इज नोन एज स्टैगफ्लेशन, जहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, इन्फ्लेशन भी हाई है, हाई इन्फ्लेशन प्लस स्टैग्नेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इकोनॉमी के अंदर, आउटपुट की ग्रोथ नहीं हो रही है, अगर आउटपुट नहीं ग्रो करेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, प्लस हाई अनएम्प्लॉयमेंट। तो 1970s में ये जो पुराना वाला कॉन्सेप्ट था फिलिप्स कर्व का, दैट इज स्टेबल फिलिप्स कर्व, वो क्या करना पड़ा, वो उसको उसको निगेट करना पड़ा। वहां पे देखने को मिला कि कुछ तो ड्रॉबैक्स हैं वहां पे। तो 1970s पे जब बिकॉज ऑफ दिस 1970s एंड अर्ली 1980s में क्या हुआ, ये जो स्टैगफ्लेशन आया, उसने बोला कि भाई ये जो फिलिप्स कर्व है जिसको आप स्टेबल फिलिप्स कर्व कह रहे हो, जो आप बोल रहे हो कि यहाँ पे तो एक इनवर्स रिलेशनशिप दिखेगा, हमें क्या देखने को मिलेगा, हमेशा हमें हमेशा देखने को मिलेगा इकोनॉमी में, अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन कम होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। ठीक है, हम हमें तो ये देखने को मिल रहा है। लेकिन स्टैगफ्लेशन में क्या हुआ, स्टैगफ्लेशन में तो दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे 1980s में एक नया फिलिप्स कर्व का कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, दैट इज नोन एज डायनेमिक फिलिप्स कर्व, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, डायनेमिक फिलिप्स कर्व। तो अब आपको यहाँ पे दो टर्म्स के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए, स्टेबल एंड द डायनेमिक फिलिप्स कर्व। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखना, स्टेबल फिलिप्स कर्व में क्या होता है, एक आपको ये इनवर्स रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटी दिखती है, लेकिन डायनेमिक फिलिप्स कर्व में हम बाकी चीजों को भी कंसीडर करते हैं। ये आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा जब हम नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, एक्सपेक्टेशन के साथ, एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन का टॉपिक जो मैं आपके साथ कल की क्लास में डिस्कस करूंगी, तो उस समय आपको डायनेमिक फिलिप्स का थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा। क्लियर यहाँ तक आई होप सबको समझ आया। मैथमेटिकली फिलिप्स कर्व को किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है वो देखते हैं। अगर आपको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना हो तो हम लोगों को क्या पता चला, फिलिप्स कर्व में एक रिलेशनशिप पता चला बिटवीन द इन्फ्लेशन रेट एंड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो इसका मतलब मैथमेटिकली हम लोग क्या करेंगे, एक इन्फ्लेशन रेट को लिखेंगे। तो लेट से पाई टी जो है हमारा, वो हमें क्या बता रहा है, इन्फ्लेशन इन टाइम पीरियड टी, जिस पीरियड के अंदर आपको कैलकुलेट करना है उस पीरियड के अंदर पाई टी क्या है, पाई टी रिप्रेजेंट्स द इन्फ्लेशन इन टाइम पीरियड टी, इट इज इक्वल टू माइनस अल्फा यू टी माइनस यू एन।
अब यहाँ पे देखिए माइनस मैंने क्यों लगाया, माइनस रिप्रेजेंट्स बेसिकली द इनवर्स रिलेशनशिप। माइनस क्या बता रहा है, एक इनवर्स रिलेशन बता रहा है बिटवीन द इन्फ्लेशन रेट एंड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो पाईटी मैंने क्या बोला, पाईटी स्टैंड फॉर द इन्फ्लेशन इन टाइम पीरियड टी, इन्फ्लेशन इन टाइम पीरियड टी। यूटी, यूटी क्या है, यूटी बेसिकली है अनएम्प्लॉयमेंट। यूटी क्या है हमारा, अनएम्प्लॉयमेंट इन टाइम पीरियड टी। अब यूएन क्या है, यूएन हमारा है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, या हम इसको क्या लिखते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज नाइडू। क्या लिखते हैं, नाइडू। मैं एक्सप्लेन करूंगी अभी आपको यूएन क्या होता है, डोंट वरी। तो हम लोगों ने देखा यूएन क्या है, और लास्टली अगर हम अल्फा को देखें, अल्फा हमारा क्या है, इट शोज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इन्फ्लेशन टू चेंजेस इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट। कि अगर आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट चेंज होता है तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन पे कितना चेंज आ रहा है वो आपका अल्फा बता रहा है। अब यहाँ पे आप लोगों को पहले मैं नाइडू समझाऊंगी, फिर हम लोग वापस से इस इक्वेशन की तरफ मूव करेंगे। देखिए नायडू के बारे में अगर हम बात करें, नायडू क्या होता है लिख लेना। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को ये शेयर करूंगी तो प्लीज इसको सेव कर लेना अपने पास। जब आप नायडू के बारे में बात कर रहे हो, नायडू स्टैंड फॉर द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसका दूसरा नाम क्या है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और हम इसको क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज लॉन्ग रन, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अनएम्प्लॉयमेंट रेट। या हम इसको क्या कहते हैं, नायडू की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए आपको। इट इज नोन एज नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन, एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसको समझते हैं कि नायडू होता क्या है। देखिए इकोनॉमी में जब भी हम बात करते हैं, लेट से हम लोगों ने बोला इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी अपने फुल पोटेंशियल के अंदर काम कर रही है। जब इकोनॉमी फुल पोटेंशियल के अंदर काम कर रही है तो वहां पे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अपना जो फुल पोटेंशियल है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, वहां पे क्या है, वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर इकोनॉमी क्या कर रही है, काम कर रही है। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम है या फुल पोटेंशियल है, इस समय भी क्या होता है, इकोनॉमी के अंदर एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज प्रेजेंट। वन अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा, इस समय भी प्रेजेंट होगा। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जो एग्जिस्ट करता है इकोनॉमी में, जब इकोनॉमी ऑपरेट करती है एट इट्स फुल पोटेंशियल या एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पे, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, या मैंने आपको सारे नाम बता दिए इसके, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अनएम्प्लॉयमेंट रेट, या नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए हम जब भी फुल एम्प्लॉयमेंट में बात कर रहे हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमी के अंदर कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो बेरोजगार है। ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं इकोनॉमी में जिनके पास जॉब्स नहीं होते। कुछ लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल करेगा ही करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जब हमने बोला फुल 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 सॉरी फुल एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी के अंदर, तो उस समय ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमें नायडू या नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दिखता है। तो इसके दो रीजंस होते हैं, नंबर वन फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और दूसरा रीजन क्या होता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं, तो आप लोग बड़ी जगहों पे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते होंगे। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जब लोग जॉब स्विच कर रहे होते हैं। ठीक है, पीपल क्या किया, पीपल कंपनी ए में कोई बंदा जॉब कर रहा था, लेट से कोई बंदा था वो ललन टॉप पे जॉब कर रहा था। तो अगर उसको किसी और कंपनी में जॉब सर्च करना है, तो उसने क्या किया, एक जगह से एक जगह छोड़ा, अब दूसरी जगह उसको ज्वाइन करना है, तो बीच में कोई गैप आएगा। तो ये जो गैप है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट।
और इसी तरीके से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जॉब्स मार्केट के अंदर है, लेकिन यहाँ पे स्किल सेट जो है, जो हमारे पास स्किल्स है वो मैच नहीं करते विद द अवेलेबल जॉब्स। तो यहाँ पे क्या होता है, जॉब पोजीशन के लिए पीपल स्किल सेट को मैच ही नहीं कर पाते। तो जब स्किल सेट को मैच नहीं कर पाते उस समय जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है इकोनॉमी के अंदर, दैट इज बेसिकली द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अभी मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगी, ठीक है, आप लोग प्लीज नोट कर लीजिए। सबसे पहले नायडू के बारे में बात करें, ठीक है, तो नायडू में लिखो नायडू। नायडू के फुल फॉर्म्स तो मैंने लिख ली है, डायरेक्टली डेफिनेशन लिखिए। इट इज द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट एग्जिस्ट इन एन इकोनॉमी when it is operating at its full potential or at a stable equilibrium. Full stop. This means that the labor market is in balance. This means that the labor market is in balance and there are no significant inflationary pressure. अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे बोला no significant inflationary pressure। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे ये नहीं बोल रहे इन्फ्लेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इन्फ्लेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं बट बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं है इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, हम लोगों को पता है ना, इन्फ्लेशन होगा तो आउटपुट प्रोडक्शन बढ़ता है। सम अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन इज गुड फॉर द इकोनॉमी। तो हमने क्या बोला, देयर आर नो सिग्निफिकेंट इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी। तो आप लोगों ने यहां तक लिखा, ठीक है, आई रिपीट, आप लोग चेक कर लेना। Nairu is the level of unemployment that exists in an economy when it is operating at its full potential or at a stable equilibrium, full stop. This means that the labor market is in balance and there are no significant inflationary pressure, ब्रैकेट में, और inflation is constant। क्लियर, यहां तक लिख लिया, ठीक है। अब यहां तक आई होप आप लोगों को समझ आया। और याद रखना, जब हम नायरू के बारे में बात कर रहे हैं तो नायरू इज नॉट अ कांस्टेंट नंबर। नायरू जो है वो स्टैटिक नहीं है, ये चेंज करता रहेगा, जैसे जैसे मार्केट की सिचुएशन चेंज करेगी नायरू भी चेंज करेगा। इट इज नॉट स्टैटिक। अब यहां तक आपने नायरू की डेफिनेशन लिख ली, अब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन लिखिए। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, this occurs when people are between jobs, comma, searching for new employment, comma, or waiting for jobs to begin. Full stop. It is a short-term and inevitable part of the job search process. Full stop. I repeat, check कर लीजिए। Frictional unemployment. This occurs when people are between jobs, comma, searching for new employment or waiting for jobs to begin, full stop. It is a short-term and inevitable part of the job search process, full stop. Number two, structure unemployment को लिखिए। This arises due to mismatches between the skills of the workers and the requirement of available job position, full stop. Structure unemployment can be caused by technological changes, comma, geographical differences, comma, and other factors that led to changes in the labor market. Clear? तो दोनों डेफिनेशन मैंने आपको लिखा दी हैं, आप लोग याद रखें। अब वापिस से चलते हैं इक्वेशन की तरफ। हमारे पास क्या था, पाई टी इज इक्वल टू माइनस अल्फा यू टी माइनस यू एन। अब पाई टी क्या है, यू टी क्या है, यू एन क्या है, आपको पता चल गया। अब आपको नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मैंने बता दिया। अब हम यूटी और यूएन से रिलेशन स्टार्ट करेंगे। नंबर वन, अगर मैंने बोला इस टाइम पीरियड के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है दैट इज ग्रेटर देन द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब जो आपका एम्प्लॉयर है वो लेबर डिमांड कम कर रहा है। इसका मतलब मैंने क्या बोला, लेबर डिमांड क्या है, एलडी स्टैंड फॉर लेबर डिमांड। लेबर डिमांड क्या है, इट इज लेस। अगर इकोनॉमी के अंदर जो एम्प्लॉयर है वो डिमांड ही कम कर रहा है लेबर की, तो आउटपुट क्या होगा, प्रोडक्शन क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगा। प्रोडक्शन कम है तो आउटपुट कम है, वाई कम है। जब इनकम कम हुई, ठीक है, वाई कम हुआ तो डिमांड भी कम होगी। अगर डिमांड कम है तो प्राइसेस क्या होंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, प्लीज पार्टिसिपेट करिए कमेंट बॉक्स में। डिमांड कम है तो प्राइसेस भी कम होंगे। अगर प्राइसेस कम है तो इट मीन्स लेस इन्फ्लेशन। प्राइसेस कम होने का मतलब क्या है, लेस इन्फ्लेशन।
तो यहाँ पे फर्स्ट सिनेरियो में हमें क्या देखने को मिला? हमें देखने को मिला कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट आपका ज्यादा है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, हाई अनएम्प्लॉयमेंट के स्टेज पे क्या होगा? लेस इन्फ्लेशन। तो हम लोगों ने फिलिप्स कर्व में यही देखा था, तो यहाँ पे हमें यही रिलेशन देखने को मिला। नंबर सेकेंड, इफ यू टी यू टी इज लेस देन यू एन, अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम है, इस टाइम पीरियड में अनएम्प्लॉयमेंट कम है, तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिलेगा? लेबर डिमांड इज हाई। अगर हम बोल रहे हैं लेबर डिमांड इज हाई, इट मींस बार्गेनिंग पावर किसके पास है? लेबर के पास। ठीक है, क्योंकि उनकी डिमांड ज्यादा है इकोनॉमी में। बार्गेनिंग पावर इज विद लेबर। अगर बार्गेनिंग पावर लेबर के पास है, इसका मतलब क्या हुआ? जो आपका लेबर है वो बोलेगा कि काम करने के लिए मुझे वेजेस ज्यादा दो। वो वेजेस ज्यादा मांगेगा, तो इसका मतलब जो आपका एम्प्लॉयर है वो क्या करेगा? ये जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का सिनेरियो आ रहा है वो प्राइसेस की तरफ ट्रांसफर करेगा। प्राइसेस ज्यादा होने का मतलब है इकोनॉमी के अंदर देयर विल बी हाई इन्फ्लेशन। क्या मतलब है? हाई इन्फ्लेशन। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा? हमने देखा कि यहाँ पे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट कम है लेकिन इन्फ्लेशन हाई है। यही देखा हमने। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? हमारा अनएम्प्लॉयमेंट लो है लेकिन इन्फ्लेशन हाई है। तो ये चीज हमें क्या दिखाता है? यही तो हमें बता रहा है फिलिप्स का, यही बता रहा है फिलिप्स का। ठीक है, तो ये अगर आपको कहीं भी एग्जाम में आ जाए तो आप बता सकते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। क्लियर हुआ? अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है मैं आपको बता दूं। जब आप स्टेबल फिलिप्स कर्व के बारे में बात करते हो, तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट नियो क्लासिकल थियोरी। किसके बारे में बात कर रहे हैं? नियो क्लासिकल थियोरी। नंबर टू, यहाँ पे एक एग्जाम्पशन के बारे में बात की जाती है, दैट इज expectations do not play a role, expectations do not play a role, play a role in inflation determination, in inflation determination। ये हम लेटर ऑन एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन के केस में देखेंगे कि एक्सपेक्टेशन डू प्ले अ रोल। ठीक है, जो कल की क्लास हम देखेंगे। नंबर थर्ड, दूसरी assumption हमें क्या देखने को मिलती है? वर्कर्स रिस्पॉन्ड ओनली टू बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल चेंजेस इन डिटर्मिनेशन और वेज रेट, इन डिटर्मिनेशन और वेज रेट। अब थर्ड पॉइंट मैं आपको एक बार क्लियर कर लेती हूँ, जिसको नहीं समझ आया एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आए, लेबर डिमांड हाई है। लेबर डिमांड हाई होने का मतलब इकोनॉमी के अंदर हम बिजनेस साइकिल के कौन से फेज में हैं? हम प्रोस्पेरिटी फेज में हैं, हम बूम वाले फेज में हैं। जब आपका वर्कर देख रहा है कि हम प्रोस्पेरिटी फेज में है, लेबर डिमांड ज्यादा है, आपके एम्प्लॉयर को जरूरत है, तो वो क्या करेगा? उसको वो वेजेस हाई डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। वर्कर रिस्पॉन्ड ओनली टू चेंज, जस्ट अ सेकंड, ओनली टू बिजनेस साइकिल चेंजेस इन डिटर्मिनेशन ऑफ वेज रेट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं है। ठीक है, वापस मैं आप लोगों को एक बार बोल लेती हूँ, आप लिख लेना। वर्कर्स रिस्पॉन्ड ओनली टू बिजनेस साइकिल चेंजेस इन डिटर्मिनेशन ऑफ वेज रेट। क्लियर? तो ये हमारा फिलिप्स कर्व है। तो अगर अब आपसे कोई भी पूछे फिलिप्स कर्व के बारे में, आप इस कर्व को याद रखना। ठीक है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन कम होगा, अगर इन्फ्लेशन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अब यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट याद रखना कि एक पॉलिसी मेकर्स के लिए डेलिमा क्रिएट होता है। यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स के लिए क्या होता है? एक डेलिमा क्रिएट होता है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन या अगर हाई होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा? लो होगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा? लो होगा। तो अगर हम लेट से पॉइंट ए के बारे में बात करें, हम लोगों ने देखा इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन हाई है, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम है। अब यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स इंटरवीन करेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, तो वो इंटरवीन करेंगे थ्रू देयर मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज। और वो लोग क्या करेंगे? जब हम मॉनिटरी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब मैं आपके साथ ये दोनों पॉलिसीज शेयर करूंगी। तो वो क्या करेंगे?
मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी के थ्रू इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश करेंगे। लेट से अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला इन्फ्लेशन को कम करना है, तो मनी सप्लाई को क्या करेगी? वो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए काम करेगी। मनी सप्लाई को कम करने का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन सी पॉलिसी लेकर आया? कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी, जहां पे मनी सप्लाई को कम किया गया। मनी सप्लाई को कम किया तो इकोनॉमी के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब इन्वेस्टमेंट फॉल करेगा। इन्वेस्टमेंट फॉल करने का मतलब आउटपुट फॉल करेगा। आउटपुट फॉल करेगा तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या करेगा? फॉल करेगा। और अनएम्प्लॉयमेंट क्या करेगा? राइज करेगा। तो यहाँ पे ऑल्दो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करना क्या था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन्फ्लेशन कम करना था, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना नहीं था। तो इसका मतलब इन्फ्लेशन को कम करते समय अनएम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली एज अ बाय प्रोडक्ट क्या हुआ? इंक्रीज कर गया। तो यहाँ पे ये एक डिलेमा बनता है किसके लिए? फॉर द पॉलिसी मेकर। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम गवर्नमेंट के बारे में बात करें, तो गवर्नमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं, तो गवर्नमेंट में क्या होगा? गवर्नमेंट को अगर इन्फ्लेशन को कम करना है, लेट से गवर्नमेंट चाहती है इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना, तो गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम करना पड़ेगा। जब गवर्नमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर रही है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट फॉल कर रही है, तो इनकम फॉल करेगी, एग्रीगेट डिमांड फॉल करेगा। एग्रीगेट डिमांड फॉल करेगी तो इनकम फॉल करेगी। ठीक है, बिकॉज एग्रीगेट डिमांड फॉल करती है तो प्राइसेस फॉल करेंगे, इनकम फॉल करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम लोग जब देख रहे हैं वापिस से इनकम आउटपुट फॉल कर रहा है इकोनॉमी के अंदर, तो उस समय हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे भी राइज कर रही है। तो ये एक डिलेमा बनता है फॉर द पॉलिसी मेकर। जब वो इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, जो पॉलिसी मेकर्स का गोल नहीं था। क्लियर? तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द फिलिप्स कर्व, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।